गाड़ी रुक चुकी थी और जोनाथन हारकर उस विशाल खामोश किले के आंगन में खड़ा था। चारों तरफ घना अंधेरा था और किला उतना ही बड़ा, उतना ही डरावना। उसे समझ ही नहीं आया वो यहां तक कैसे पहुंच गया। गाड़ी का चालक नीचे उतरा और जब उसने जोनाथन का हाथ पकड़कर उसे उतरने में मदद की तो फिर वही एहसास हुआ, लोहे जैसी पकड़, इतनी ताकत जैसे वो इंसान नहीं। उसने सामान नीचे रखा और बिना कुछ बोले वापस गाड़ी में बैठ गया। अगले ही पल घोड़े दौड़ पड़े और गाड़ी अंधेरे में गायब हो गई। अब जोनाथन बिल्कुल अकेला था। उसके सामने एक विशाल दरवाजा था, पुराना, लोहे की कीलों से जड़ा हुआ, लेकिन वहां ना कोई घंटी थी, ना कोई खटखटाने का तरीका। वो वहीं खड़ा रहा, इंतजार करता रहा, और जितना वो इंतजार करता उतना ही डर बढ़ता जाता। उसके मन में सवाल उठने लगे, मैं कहां आ गया हूं? ये जगह कैसी है और यहां कौन रहता है? एक पल के लिए उसे लगा शायद ये सब एक बुरा सपना है। उसने खुद को चुटकी काटी, लेकिन दर्द असली था। वो जाग रहा था और सच में उस डरावनी जगह पर खड़ा था। तभी अंदर से आवाज आई, भारी कदमों की, जंजीरों की खनक और बड़े बड़े ताले खुलने की आवाज। फिर दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर एक लंबा, बूढ़ा आदमी खड़ा था, पूरी तरह काले कपड़ों में, चेहरा सफेद और लंबी सफेद मूंछ। उसके हाथ में एक पुराना चांदी का दीपक था, जिसकी लौ हवा में कांप रही थी और दीवारों पर डरावनी परछाइयां बना रही थी। उसने हाथ से इशारा किया और बोला, मेरे घर में आपका स्वागत है, अपने मन से अंदर आइए। वो वहीं खड़ा रहा, जैसे पत्थर की मूर्ति हो। जोनाथन जैसे ही अंदर गया, वो अचानक आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार उसके हाथ की ठंडक ने उसे चौंका दिया, बर्फ जैसी ठंडी, जैसे किसी मृत इंसान का हाथ हो। मैं ड्रैकुला हूं, उसने शांत आवाज में कहा। अब सब साफ था, यही था काउंट ड्रैकुला। वो खुद उसका सामान उठाने लगा, जैसे कोई नौकर हो, लेकिन उसने साफ कहा, मेरे लोग यहां नहीं हैं, मैं खुद आपकी सेवा करूंगा। किला अंदर से भी उतना ही अजीब था। लंबे लंबे गलियारे, पत्थर की फर्श और हर कदम की गूंज। आखिर वो एक कमरे में पहुंचे, जहां आग जल रही थी और खाना तैयार था। ड्रैकुला ने उसे बैठने को कहा, लेकिन खुद नहीं बैठा। मैं खाना नहीं खाता, वो बस खड़ा रहा और जोनाथन को देखता रहा। खाना खाते हुए जोनाथन उसे अपने सफर की कहानी बताता रहा और ड्रैकुला हर बात ध्यान से सुनता रहा। फिर जोनाथन ने उसे एक पत्र दिया, जो उसके मालिक ने भेजा था। ड्रैकुला ने उसे पढ़ा और मुस्कुराया। कमरे में अब सिर्फ आग की आवाज थी और दो अजनबी, एक इंसान और एक कुछ और। जोनाथन ने अब पहली बार ड्रैकुला को ध्यान से देखा। उसका चेहरा तेज था, नाक ऊंची, आंखें गहरी और उसके दांत अजीब तरह से नुकीले और चमकदार। उसके होंठ लाल थे, बहुत ज्यादा लाल, और उसका पूरा चेहरा असामान्य रूप से सफेद। अब तक जोनाथन ने काउंट के हाथों को बस दूर से देखा था, लेकिन अब जब वे उसके बिल्कुल पास थे, उसने कुछ अजीब नोटिस किया। वे हाथ जितने सफेद दिखते थे, उतने नाजुक नहीं थे। वे चौड़े थे, भारी, और उंगलियां छोटी, मोटी सी। और सबसे अजीब बात, उसकी हथेलियों के बीच में बाल थे। उसके नाखून लंबे, नुकीले, जैसे किसी जानवर के पंजे। जब काउंट झुका और उसका हाथ जोनाथन को छुआ, तो उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। सिर्फ ठंड ही नहीं, उसकी सांसों से भी एक अजीब सी बदबू आ रही थी, इतनी कि जोनाथन को अचानक उलझन होने लगी, मतली जैसा एहसास।
वो इसे छिपाने की कोशिश करता रहा, लेकिन शायद काउंट ने देख लिया। वो थोड़ा पीछे हट गया और एक अजीब सी मुस्कान दी। उस मुस्कान में उसके नुकीले बाहर निकले दांत साफ दिख रहे थे। कमरे में कुछ देर सन्नाटा छा गया। जोनाथन ने खिड़की की ओर देखा। सुबह होने वाली थी। हल्की हल्की रोशनी दिखाई देने लगी थी। और तभी दूर कहीं से आवाज आई, भेड़ियों की हुआ। काउंट की आंखें चमक उठीं। वह बोला, सुनो, ये रात के बच्चे हैं। क्या खूबसूरत संगीत है। उसकी आवाज में एक अजीब सा आनंद था। फिर उसने जोनाथन की तरफ देखा और कहा, तुम शहर में रहने वाले लोग शिकारी की भावना को नहीं समझ सकते। फिर वो खड़ा हुआ। तुम थक गए हो, जाकर आराम करो। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं। तुम आराम से सोना। उसने दरवाजा खोला और जोनाथन को उसके कमरे तक छोड़ दिया। अब जोनाथन अकेला था। उसके मन में सवाल ही सवाल थे। ये जगह क्या है? ये आदमी कौन है? डर अब साफ महसूस हो रहा था। उसने डायरी में लिखा, मैं डर रहा हूं। ऐसी बातें सोच रहा हूं जिन्हें मैं खुद से भी नहीं कह सकता। हे भगवान, मुझे सुरक्षित रखना। अगली सुबह 7 मई। जोनाथन देर तक सोता रहा और जब उठा तो उसे अजीब सा सुकून महसूस हुआ। वो खाने वाले कमरे में गया जहां उसके लिए नाश्ता पहले से रखा था, लेकिन काउंट वहां नहीं था। टेबल पर एक छोटा सा नोट पड़ा था, मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूं। मेरा इंतजार मत करना। अब एक बात और अजीब लगी। इतना बड़ा किला, लेकिन कहीं कोई नौकर नहीं। चारों तरफ अमीरी के निशान थे। सोने के बर्तन, महंगे पर्दे, सदियों पुराने फर्नीचर, लेकिन एक भी आईना नहीं। यहां तक कि शेव करने के लिए भी उसे अपना छोटा शीशा इस्तेमाल करना पड़ा। और पूरे किले में बस एक ही आवाज सुनाई देती थी, भेड़ियों की। थोड़ी देर बाद जोनाथन एक लाइब्रेरी में पहुंचा और वहां जो उसने देखा उससे वो चौंक गया। पूरी लाइब्रेरी अंग्रेजी किताबों से भरी हुई थी। इतिहास, कानून, राजनीति, यहां तक कि लंदन की गाइड बुक्स तक। जैसे कोई इंग्लैंड को बहुत ध्यान से समझ रहा हो। तभी दरवाजा खुला। काउंट ड्रैकुला अंदर आया। वो मुस्कुराया और बोला, ये किताबें मेरे दोस्त हैं। इन्होंने मुझे इंग्लैंड सिखाया है। मैं वहां जाना चाहता हूं। उस भीड़ भाड़ वाले शहर में जीना चाहता हूं। लेकिन फिर उसकी आवाज बदल गई। मैं वहां अजनबी नहीं दिखना चाहता। मैं चाहता हूं कि कोई मुझे पहचान न सके। अब जोनाथन को समझ आने लगा, ये आदमी सिर्फ रहस्यमय नहीं है, ये कुछ प्लान कर रहा है। फिर काउंट ने कहा, तुम किले में कहीं भी जा सकते हो, लेकिन बंद दरवाजों से दूर रहना। हर चीज का एक कारण होता है। काउंट बात करने के मूड में था और जोनाथन भी अब थोड़ा सहज हो चुका था। उसने हिम्मत करके पूछा, कल रात वो नीली आग क्यों दिख रही थी? काउंट कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया। इस इलाके में एक मान्यता है, साल की एक खास रात जब बुरी शक्तियां आजाद होती हैं। उस रात जहां कहीं खजाना दबा होता है, वहां नीली आग जलती है। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसके शब्द अजीब तरह से सच्चे लग रहे थे। वो आगे बोला, ये जमीन सदियों से युद्ध का मैदान रही है। हर इंच खून से भरा हुआ है। उसने पुराने युद्धों की कहानियां सुनाई, जहां लोग, पुरुष, महिलाएं, बच्चे तक पहाड़ों पर खड़े होकर दुश्मनों पर हमला करते थे। और जब दुश्मन जीत भी जाता तो उसे कुछ नहीं मिलता, क्योंकि असली खजाना जमीन के अंदर छुपा होता था। जोनाथन ने पूछा, अगर ऐसा है तो लोगों को खजाना मिल क्यों नहीं जाता? काउंट फिर मुस्कुराया। इस बार उसके नुकीले दांत साफ दिख रहे थे, क्योंकि यहां के लोग डरपोक हैं। उस रात कोई घर से बाहर नहीं निकलता, और अगर निकल भी जाए
तो उसे पता ही नहीं होगा खोजना कहाँ है। फिर उसने जोनाथन की आंखों में देखते हुए कहा, तुम भी शायद उसे दोबारा नहीं ढूंढ पाओगे। जोनाथन ने धीरे से जवाब दिया, हां, मुझे तो कुछ याद भी नहीं। बात वही खत्म हो गई। फिर काउंट अचानक बोला, अब मुझे लंदन के बारे में बताओ। जोनाथन अपने कमरे में गया, कागजात लेकर आया। जब वो वापस लौटा तो उसने देखा कमरा बदल चुका था। टेबल साफ थी, लैंप जल चुका था और काउंट सोफे पर बैठा था, अंग्रेजी गाइडबुक पढ़ते हुए, जैसे वो पहले से सब जानता हो। अब दोनों बैठ गए और लंदन की उस प्रॉपर्टी के बारे में बात करने लगे। काउंट हर छोटी बड़ी चीज में दिलचस्पी ले रहा था, इतना कि उसे उस जगह के बारे में जोनाथन से ज्यादा पता था। जोनाथन हैरान था। काउंट ने कहा, जब मैं वहां जाऊंगा मैं अकेला रहूंगा, तुम मेरे साथ नहीं होंगे, मुझे सब कुछ खुद समझना होगा। फिर उसकी आवाज थोड़ी बदल गई, मैं वहां अजनबी नहीं दिखना चाहता। अब साफ था, वो सिर्फ जाना नहीं चाहता, वो वहां घुलना चाहता है। फिर बात आई उस जगह की, कारफैक्स एस्टेट। जोनाथन ने बताया, एक पुरानी सुनसान हवेली, चारों तरफ ऊंची पत्थर की दीवार, अंदर पेड़, अंधेरा और एक गहरा तालाब। एक हिस्सा तो किले जैसा था, मोटे पत्थरों की दीवार, छोटी छोटी खिड़कियां, लोहे की सलाखें और पास ही एक पुराना चर्च। काउंट ध्यान से सुन रहा था। फिर उसने धीरे से कहा, मुझे पुरानी जगह पसंद है, मैं खुद एक पुराने परिवार से हूं। नई जगह मुझे सूट नहीं करेगी। फिर उसने एक अजीब बात कही, हम ट्रांसिल्वेनिया के लोग नहीं चाहते कि हमारी हड्डियां आम लोगों के बीच दफन हों। उसकी आंखें अब गहरी हो गई थी। मुझे खुशी नहीं चाहिए, ना रोशनी, ना भीड़, मुझे चाहिए छाया, अंधेरा और अकेलापन। उसकी बातों में एक अजीब सच्चाई थी, लेकिन उसका चेहरा, उसकी मुस्कान कुछ और ही कह रही थी। कुछ देर बाद काउंट ने एक बहाना बनाया और चला गया। उसने हारकर से कहा कि वह अपने कागज तैयार कर ले। काउंट के जाने के बाद हारकर कमरे में रखी किताबें देखने लगा। उसे एक एटलस मिला जो अपने आप इंग्लैंड वाले पेज पर खुल गया, जैसे उसे बार बार इस्तेमाल किया गया हो। ध्यान से देखने पर उसे कुछ जगहों पर छोटे छोटे गोले बने हुए दिखाई दिए। एक लंदन के पास था, जहां काउंट ने अपनी नई जायदाद खरीदी थी। बाकी दो स्थान थे, एक्सेटर और विडबी। लगभग 1 घंटे बाद काउंट वापस आया। उसने कहा कि अब भोजन तैयार है। दोनों दूसरे कमरे में गए, जहां खाना रखा हुआ था, जैसा पहले हुआ था। काउंट ने फिर से कहा कि वह खुद खाना नहीं खाएगा। वह बैठकर हारकर से बातें करता रहा, जबकि हारकर खाना खाता रहा। खाने के बाद हारकर ने सिगार पिया और काउंट उससे तरह तरह के विषयों पर लगातार सवाल पूछता रहा। बात करते करते काफी देर हो गई, लेकिन हारकर कुछ कह नहीं पाया, क्योंकि वह अपने मेजबान का सम्मान करना चाहता था। धीरे धीरे सुबह होने लगी। तभी मुर्गे की आवाज सुनाई दी। ये सुनते ही काउंट अचानक खड़ा हो गया और बोला कि सुबह हो गई है, और उसने हारकर को बहुत देर तक जगा कर रखा। इतना कहकर वह जल्दी से वहां से चला गया। हारकर अपने कमरे में गया। उसने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन वहां कुछ खास दिखाई नहीं दिया। फिर वह वापस आकर अपने दिन के बारे में लिखने लगा। अगले दिन उसने अपनी डायरी में लिखा कि उसे अब इस जगह के बारे में अजीब सा डर लगने लगा है। उसे लगने लगा कि यहां कुछ ठीक नहीं है। वह चाहता था कि वह यहां से निकल जाए या कभी यहां आया ही न होता। उसे सबसे ज्यादा परेशानी इस बात से थी कि किले में कोई और नहीं था। उसे लगने लगा कि इस पूरे किले में सिर्फ वही एक जीवित इंसान है। उस रात वह ज्यादा देर तक नहीं सो पाया। सुबह वो उठकर दाढ़ी बनाने लगा। तभी अचानक उसे अपने कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा। वो काउंट ड्रैकुला था। हारकर चौंक गया, क्योंकि उसने उसे आते हुए नहीं देखा था। जब उसने आईने में देखा
तो उसे एक बहुत अजीब बात का पता चला। आईने में काउंट का कोई प्रतिबिंब नहीं था। यह देखकर हारकर डर गया। उसी समय दाढ़ी बनाते हुए उसके चेहरे पर हल्का सा कट लग गया और खून निकलने लगा। खून देखते ही काउंट की आंखें बदल गई और वह अचानक उसके गले की ओर झपटा। हारकर पीछे हट गया। तभी काउंट का हाथ उसके गले में पड़े क्रॉस से टकराया। जैसे ही ऐसा हुआ, काउंट तुरंत पीछे हट गया और शांत हो गया। उसने कहा कि यहां खुद को चोट पहुंचाना खतरनाक हो सकता है। इसके बाद उसने गुस्से में आईना उठाया और खिड़की से बाहर फेंक दिया, जिससे वह टूट गया। फिर वह बिना कुछ कहे चला गया। जब हारकर खाने के कमरे में गया तो वहां नाश्ता तैयार था, लेकिन काउंट कहीं दिखाई नहीं दिया। उसने अकेले ही नाश्ता किया। अब तक उसने काउंट को कभी खाते या पीते हुए नहीं देखा था, जो उसे और भी अजीब लगा। इसके बाद हारकर ने किले को थोड़ा और देखने का फैसला किया। वह एक कमरे में पहुंचा जहां से बाहर का दृश्य बहुत सुंदर था। किला एक ऊंची चट्टान के किनारे बना हुआ था। नीचे गहरी खाई थी और दूर दूर तक जंगल ही जंगल दिखाई देते थे। लेकिन इस सुंदर दृश्य के बावजूद हारकर का मन अशांत था। उसने आगे जाकर बाकी कमरों को देखने की कोशिश की, लेकिन हर जगह दरवाजे बंद थे। हर रास्ता बंद था। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तब उसे सच्चाई समझ में आई। ये किला असल में एक कैदखाना है और वो खुद उसमें कैद हो चुका है।